गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। 24 मार्च 2026 ईस्वी को अभी 2 दिन 3 दिन पहले गुजरात ने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड के बाद गुजरात जो है वह दूसरा राज्य है। और यह करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा, संविधान के संबंध में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। और यह जो है डीपीएसपी का विषय है। और डीपीएसपी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी कहा गया है, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। और यह हम लोगों ने आयरलैंड देश से लिए हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। और इसी में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस बात को कहा है कि यदि भारत में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के जाति, विभिन्न प्रकार के जो धर्म है, वह इसमें क्या होगा कि समानता आएगा। चाहे वह विवाह के संबंध में हो, या उत्तराधिकारी के संबंध में हो, या कोई संस्कार के संबंध में हो। इससे क्या होगा कि भारत के लोकतंत्र और भी विश्व में मजबूत होगा। और यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसी को ध्यान में रख करके अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया। अब ये गुजरात जो है 24 मार्च 2026 को समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है। अब ये समान नागरिक संहिता को लागू किया तो गया है, लेकिन भारत के कुछ समुदाय समान नागरिक संहिता का विरोध भी करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है विरोध में कि इसका ईसाई कम्युनिटी के द्वारा विरोध किया जाता है, इसका आपको है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा विरोध किया जाता है। उनका कहना है क्या कि समान नागरिक संहिता जो है उनके धर्म में, उनके रीति रिवाज में, उनके कार्यों में इंटरफेयर करता है, इसीलिए इसका विरोध करते हैं। लेकिन इस विरोध के बावजूद धीरे धीरे यदि राज्य में लागू होता रहेगा तो ये ऑल ओवर इंडिया में एक समय में लागू हो जाएगा। और जब ये ऑल इंडिया में लागू हो जाएगा तो भारत का लोकतंत्र और भी विश्व में मजबूत हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज देखेंगे कि गुजरात में जो समान नागरिक संहिता लागू किया गया है उसका क्या प्रावधान है। और आपके सामने मैंने सभी बोर्ड पर लिख दिए हैं, और उसी को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान लागू किया गया है, कौन सी कमेटी है, कमेटी ने कितने लोगों से सुझाव लिया, उसके बाद इसे लागू किया गया है। और ये जो लागू किया गया है इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, उन सभी तथ्यों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो हेडिंग ही मैंने लिख दिया हूं, गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 24 मार्च 2026 अधिनियम। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी क्या विशेषताएं रखा गया है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, लिव इन संबंधों के लिए सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार किया है। एक समान नागरिक संहिता लागू किया गया विवाह के संबंध में, तलाक के संबंध में, उत्तराधिकारी के संबंध में, लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में। और उसमें क्या बताया गया प्रावधान वो हम लोग आगे देखते हैं। उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा करने वाला दूसरा भारतीय राज्य है। अब इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। जब आप पॉलिटी में डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डीपीएसपी क्या है, राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। यह अनुच्छेद 38 में कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 37 में कहा गया है क्या कि न्यायालय के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह क्वेश्चन अभी रीट का मेंस हुआ था नवंबर 2025 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 25 आपको है
आर्टिकल जो है पूछा गया है 37, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप एग्जाम देने जाइएगा, अभी देखिएगा 2 फरवरी 2025 को आरएस का प्री हुआ था, उसमें अनुच्छेद 39 पूछा गया था, 39A। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है राज्य का नीति निदेशक तत्व। और राज्य का नीति निदेशक तत्व का सीधा सा अर्थ है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करेगा। और कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? तो जो विभिन्न समुदायों के बीच में जो विवाद है, विभिन्न समुदायों के बीच में, विभिन्न धर्मों के बीच में जो आपस में विवाद है, कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसा एक आपको आज्ञा पत्र बनाया जाए जो उस आज्ञा पत्र को सभी फॉलो करे, जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। आप कभी किसी मेट्रो पर चढ़ते हैं तो मेट्रो का सबसे बेस्ट क्या होता है? ये तो आपके पास टोकन हो मेट्रो का, ये तो आपको मेट्रो कार्ड हो, वह सभी पर समान रूप से लागू है। बिना टोकन, बिना कार्ड का मेट्रो गेट नहीं खुलता है। तो उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यदि समाज से समस्याओं को समाप्त करना है, विभिन्न धर्मों के बीच में जो आपस में सामंजस्य नहीं है, विवाद है, उस विवाद को समाप्त करने के लिए सबसे बेस्ट है समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता के संबंध में ही कहा गया है, इसमें आपको है विवाह के संबंध में आप कह सकते हैं, तलाक के संबंध में, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशन के संबंध में हम लोग आगे देखेंगे क्या प्रावधान है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें सामाजिक सुधार को महत्व मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा, यह जो सुझाव दिया गया, एक कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर हो चुके थे जज थे, जिनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रारूप तैयार किया गया, जो 20 लाख सुझावों पर आधारित है। तो यह तो आप याद रखिएगा, समिति का गठन, संवैधानिक प्रावधान, ये विशेषता है। अब विधेयक में क्या क्या प्रमुख प्रावधान है, उस प्रावधान को देखते हैं। पहला प्रावधान है विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए। यदि विवाह हो रहा हो तो तलाक हो रहा हो, इसके संदर्भ में अनिवार्य पंजीकरण का कंसेप्ट लाया गया है। विवाह के 60 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, नहीं तो 10,000 तक का जुर्माना देना होगा। पहला इंपॉर्टेंट है, विवाह और तलाक में पंजीकरण को अनिवार्य बताया गया। दूसरा, कुप्रथाओं पर रोक लगा दिया गया है। कुप्रथा मतलब है बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुविवाह पर क्या है? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी में जो हलाला जैसी प्रथाओं को भी समाप्त करने की बात की है। इसके अलावा तीसरा क्या है? कानूनी तलाक। केवल अदालत की डिग्री के माध्यम से ही तलाक को वैध माना जाएगा। वैध कैसे माना जाएगा? इस तरह जो आपसी सहमति में होगा तलाक को वैध नहीं माना जाएगा। वैध वो माना जाएगा जो कानूनी आधार पर हो। और कानूनी आधार पर मतलब क्या है? न्यायालय के द्वारा या कोर्ट के द्वारा उसे वैध माना जाएगा। इसके बाद उत्तराधिकार और संपत्ति के संबंध में क्या कहा गया है? इसमें लैंगिक समानता को महत्व दिया गया है। जैसे पैतृक संपत्ति में बेटों और बेटियों को समान अधिकार देने की बात की है। जिसका क्या हुआ कि लैंगिक समानता, पुत्र और पुत्रियों को समान रूप से महत्व देने की बात किया गया है। यह आप याद रखिएगा, यह विधेयक के मुख्य प्रावधान के रूप में था। इसी का एक मुख्य प्रावधान और भी है, लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में। इसमें भी पंजीकरण को महत्व दिया गया है। सभी लिव इन रिलेशन को 30 दिनों के अंदर पंजीकरण करना अनिवार्य है। लिव इन रिलेशन में जो भी लोग रह रहे हैं, यह क्या है? 30 दिनों के अंदर इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये आज के डेट में जैसे आप पढ़ते हैं ना कि 1990 के बाद जैसे एलपीजी शुरू हुआ, तो जब एलपीजी शुरू हुआ तो इसमें क्या हुआ? समाज में एक प्रकार का क्या आपको है, विभिन्न प्रकार का आपको संरचना में बदलाव हुआ, क्योंकि आर्थिक मुख्य रूप से आधार बन गया। और जब आर्थिक मुख्य रूप से आधार बन गया
तो जितनी भी महिलाएं थी वह घर से निकल करके विभिन्न एमएनसी में काम करना शुरू कर दी। जब वह काम करना शुरू कर दी तो वह काम के प्रेशर से या जिसके भी प्रेशर से समाज में एक नया कंसेप्ट आ गया जो लिव इन रिलेशन के संबंध में है। और उसी लिव इन रिलेशन में बोला गया है कि 1 महीना के अंदर पंजीकरण करना इसमें अनिवार्य बोला गया है 30 दिनों के अंदर, और नहीं तो पंजीकरण ना करने पर 3 महीना का जेल हो सकता है और 10,000 का जुर्माना हो सकता है, दोनों में से एक कोई। अच्छा, इसमें लिव इन रिलेशन में बच्चों के अधिकार की बात क्या किया गया है? तो लिव इन संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैध माना गया है, लीगल माना गया है और उनके भरण पोषण तक को अधिकार दिया गया है। तो यह लिव इन रिलेशन का आज समाज में एक नया कंसेप्ट चल रहा है लिव इन रिलेशन का, उसके संदर्भ में भी यह समान नागरिक संहिता में प्रावधान रखा गया है। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा? इससे क्या होगा कि संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति होगी, क्योंकि संवैधानिक माध्यम से काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी हम लोग इस पर आदेश देंगे वो पूर्ति होगा, पहला। दूसरा, लैंगिक न्याय और सामाजिक समानता, जैसे बेटा और बेटियों को उत्तराधिकारी में जो उसको मिलेगा जो भी संपत्ति का अधिकार, वो क्या हो गया, लैंगिक न्याय के रूप में हो गया, सामाजिक समानता के रूप में हो गया। इसके अलावा विविधता का एवं संरक्षण का संतुलन रखने की बात किया गया और राज्य स्तर पर नवाचार, यदि इस प्रकार का कार्य होगा तो राज्यों में क्या होगा, एक नवाचार का विकास होगा, इनोवेशन का विकास होगा। धीरे धीरे एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में धीरे धीरे फैलेगा। तब अंतिम में क्या होगा कि इसे राष्ट्र के लेवल पर हम लोग एक कानून का निर्माण करेंगे। तो यह क्या है, इसकी शुरुआत बहुत ही सकारात्मक हो रहा है। अचानक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे अन्य राज्य भी जब इस प्रकार का काम करने लगेंगे तो सभी राज्य मिल करके फिर देश के लिए कानून बनेगा समान नागरिक संहिता। वो भविष्य के लिए है, लेकिन भविष्य का नींव रखा जा रहा धीरे धीरे आपको। तो आप याद रखिएगा, निष्कर्ष के रूप में महत्वपूर्ण माना गया। अच्छा, भविष्य को ध्यान में क्या, मैं बता रहा था कि भविष्य को ध्यान में रखकर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यह व्यापक विमर्श और सर्वसम्मति से लागू किया जाएगा। यह समान नागरिक संहिता किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा, यह बल्कि सर्वसम्मति से लागू होगा, सभी का सुझाव लेने के बाद लागू होगा। जैसे मैंने बोला अभी 20 लाख लोगों का सुझाव लिया गया, उसके बाद इस प्रारूप को तैयार किया गया है जो गुजरात में लागू किया गया है। ये रंजना प्रकाश देसाई जो समिति के अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उन्होंने 20 लाख लोगों का सुझाव लिए, उसके बाद इस प्रारूप को तैयार किए हैं। तो उसी प्रकार आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या होगा कि एक तो याद रखिएगा, व्यापक विमर्श और सर्वसम्मति से लागू किया जाएगा। गोपनीयता और सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि गोपनीयता का अतिक्रमण होगा, उल्लंघन होगा, नहीं, गोपनीयता को भी ध्यान में रखेंगे, सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कानूनी अस्पष्टता को भी ध्यान में रखा जाएगा और अंतरराष्ट्रीय संबंध को मजबूत किया जाएगा। प्रशासनिक बुनियादी ढांचा को मजबूत रखा जाएगा और न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होगा। इन सभी को भविष्य में ध्यान में रखकर ये कार्य किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये बार बार कहना है, सर्वोच्च न्यायालय का, मैं लास्ट में बताया भी है कि सर्वोच्च न्यायालय समान नागरिक संहिता को लागू करने का बार बार प्रेशर देता है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समान नागरिक संहिता अनिवार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट 10 वर्ष से इस प्रकार का यह डिसीजन दे रहा है, न्याय दे रहा है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे राज्यों में जो लागू हो रहा है, ये इसका सकारात्मक प्रभाव है, जो कुछ वर्षों के बाद इसे नेशनल लेवल पर भी लागू किया जाएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।